रतनगढ़ नाम का एक बहुत बड़ा नगर, जहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें, फलों, सब्जियों व वस्त्रों की बड़ी बड़ी दुकानें थी। उसी नगर में एक अरुण नाम का व्यक्ति रहता था, जो पेशे से एक सुनार था। इतने बड़े नगर में हजारों सुनार की दुकान होने के बावजूद भी अरुण का पेशा बहुत अच्छा चलता था। अरुण अपने घर में बस 2 जन ही रहते थे, अरुण व उसकी पत्नी। अलग नगर में रहने वाले लोग भी अरुण के पास सोने के आभूषण खरीदने व बेचने आया करते थे। इसका कारण यह था कि अरुण सिर्फ शुद्ध सोने के आभूषण ही बेचता था, उसमें वो किसी प्रकार की मिलावट नहीं करता था। नगर में इतनी प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद भी अरुण की दुकान खूब चलती थी, जिसके कारण वो बहुत प्रसिद्ध था। नगरवासी उसकी तारीफ करते नहीं थकते। अरे अरुण भाई, कोई सुंदर सा हार तो दिखाओ। जी भाई, अभी दिखाता हूँ। यह तो बहुत सुंदर है, इसका क्या दाम है? अरे भाई, तुम तो जानते ही हो सोने का भाव क्या है, और मेरी दुकान पर केवल शुद्ध सोने के आभूषण ही मिलते हैं। यह तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, तभी तो इतनी सारी दुकानें होने के बावजूद मैं तुम्हारी दुकान पर ही आता हूँ। तुम इस हार की कीमत 50,000 रुपए दे दो। ठीक है भाई। एक दिन उसी राज्य के राजा ने अरुण को बुलाने के लिए अपना एक सैनिक भेजा। सुनो, क्या तुम्हारा नाम अरुण है और तुम सुनार हो? हाँ, मेरा नाम अरुण है और मैं एक सुनार हूँ। कहो, तुम्हें मुझसे क्या काम है? महाराज ने तुम्हें दरबार में तुरंत उपस्थित होने का आदेश दिया है। क्या महाराज ने मुझे बुलाया है? चलो, मैं अभी चलता हूँ। सैनिक के साथ जब अरुण राजमहल पहुंचा, तो वहां उसने देखा नगर के कई बड़े सुनार वहां पर पहले से उपस्थित हैं। महाराज ने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? क्या राजमहल में किसी का विवाह या राज्याभिषेक है? ऐसा भी तो हो सकता है कि महारानियां अपने पुराने गहनों से अब ऊब गई हों। महाराज ने हम सबको नए गहने बनाने के लिए बुलाया हो। ऐसा नहीं हो सकता। गहने आभूषणों के मामले में महारानियां स्वयं हमें बुलाती हैं। मामला कुछ और है जो इस बार महाराज ने बुलाया है। मुझे लगता है महाराज पड़ोसी राज्य को भेंट स्वरूप कुछ आभूषण देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ बुलाया है। उन सब की बातें सुनकर अरुण बोल पड़ा। ये सारे अनुमान लगाने से कोई फायदा नहीं। जब महाराज आएंगे तभी पता चल सकेगा कि हम सब यहाँ क्यों बुलाए गए हैं। उनकी ये सारी बातें चल ही रही होती हैं कि तब तक वहाँ पर महाराज आ जाते हैं और कहने लगते हैं। मैंने आज आप सभी लोगों को एक खास काम के लिए बुलाया है। मैं चाहता हूँ एक सोने की भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनवाऊँ, जो महल के पूजा घर में रखी जाए। मैं जानता हूँ आप सभी नगर के सबसे बड़े सुनार हैं। क्या मुझे यह मूर्ति 1 सप्ताह में बनकर मिल सकती है? जो बना सकता है बताए, लेकिन यह मूर्ति सबसे ज्यादा सुंदर और शुद्ध सोने की होनी चाहिए। तुम सबको जितना सोना चाहिए वह मैं दे दूंगा। महाराज ने अपनी बात खत्म की ही थी कि तब तक पहला सुनार बोल उठा। महाराज, हमारी समझ से तो सबसे कुशल और अच्छे सुनार अरुण हैं। मुझे ऐसा लगता है यह काम उसे ही करना चाहिए। जी महाराज, ये बिल्कुल सही कह रहा है। अरुण एक कुशल सुनार है। तो ठीक है, आप सब जा सकते हैं, परंतु अरुण तुम यहीं रुको। सारे सुनार जा चुके थे, अब वहाँ पर सिर्फ अरुण ही था। अरुण, वैसे तो तुम्हारे बारे में हमने पता किया है, तुम पूरी ईमानदारी से काम करते हो, परंतु मुझे सुनारों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। मेरा ऐसा मानना है कि हर सुनार अपने फायदे के लिए कुछ न कुछ हेरा फेरी अवश्य करता है। महाराज की ये बातें सुनकर अरुण को बहुत बुरा सा लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि महाराज उसकी निंदा कर रहे हैं। वो बहुत धीमे स्वर में बोला, महाराज, सभी सुनार बेईमान नहीं होते। मैंने पूरी जीवन ईमानदारी से काम किया है, लेकिन आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मेरी शंका करना स्वाभाविक है अरुण, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम महल में ही रहकर मूर्ति को बनाओ।
चाहो तो सुबह काम करो, दोपहर को या रात भर। तुम पर पूरी निगरानी रखी जाएगी और 1 सप्ताह तक मूर्ति बन जानी चाहिए। महाराज, अगर मैं अपने घर पर भी रहकर मूर्ति का निर्माण करता हूँ तो भी वह शुद्ध सोने की ही होती, परंतु अगर मेरी मनसा सोने में मिलावट करने की होगी तो आप चाहे जितनी निगरानी में मुझसे काम करवाएं, मैं सोने में हेरा फेरी कर ही दूंगा। अब महाराज को ऐसा लग रहा था कि अरुण उसे चुनौती दे रहा है। उसकी ये सारी बातें सुनकर महाराज गुस्से से बोले, तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? अगर ऐसी बात है तो तुम महल में ही मेरी निगरानी में रहकर काम करो और मेरी आंखों में धूल झोंक कर मूर्ति बनाने में मिलावट करके दिखाओ। अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा और तुम्हें इनाम भी दूंगा। इस काम के लिए तुम्हें जितना शुद्ध सोना चाहिए वह मैं तुम्हें दे दूंगा। जी महाराज, आपकी जो इच्छा। महल के नौकर चाकर हर वक्त तुम पर नजर रखेंगे। शाम के समय तुम्हारी जांच करके तुम्हें घर जाने दिया जाएगा। महल में आते जाते समय भी तुम्हारी जांच होगी। तुम मात्र अपने औजार ही महल में ला सकते हो। मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। फिर अरुण अपने घर लौट आया। अगली सुबह होते ही अरुण पुनः महल जा पहुंचा। महाराज, मैं अभी से अपना कार्य प्रारंभ कर देता हूँ। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी आवश्यक वस्तुएं दे दी जाएंगी। अरुण ने अपनी जरूरत की वस्तुएं ली और काम पर लग गया। जितनी देर अरुण काम करता उतनी देर नौकर चाकर उसके इर्द गिर्द ही घूमते रहते। महाराज भी उसके आसपास ही रहते, लेकिन फिर भी अरुण निश्चिंत होकर अपना काम करता। महाराज, मेरा आज का काम पूरा हो गया है। अब मैं वापस जा रहा हूँ। कल फिर आके बाकी का काम प्रारंभ करूँगा। ठीक है, तुम सैनिकों से अपनी जांच करवा के जा सकते हो। घर पहुंचकर अरुण एक काम करता जिसकी खबर किसी को नहीं थी। अरुण अपने घर में बिल्कुल वैसी ही पीतल की मूर्ति बना रहा था जैसे कि वो महल में सोने की मूर्ति बना रहा था। वह महल में नौकरों चाकरों के बीच सोने की प्रतिमा बनाता। वह शाम को घर आकर अकेले में बिल्कुल वैसे ही पीतल की मूर्ति बनाता। आखिरकार 7 दिन बाद वो दोनों मूर्तियां तैयार हो गई, सोने की भी व पीतल की भी। अरुण ने वो प्रतिमा महाराज को दिखाते हुए कहा, यह देखिए भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा। क्या यह पूरी हो गई है? महाराज, बस जरा सा काम बाकी बचा है। क्या काम अभी बाकी है? इस मूर्ति को पूरी रात मक्खन में भिगोकर रखूंगा, फिर कल सुबह रगड़ कर चमकाऊंगा। यह काम बहुत जरूरी है। मैंने पहले कभी किसी सुनार को मक्खन से प्रतिमा चमकाते नहीं देखा और ना ही सुना। यह मेरी महत्वपूर्ण विधि है। महाराज, क्या मुझे मक्खन का एक बड़ा सा मटका मिल सकता है? राजा के पहरेदारों ने मुंह बिचकाते हुए कहा, अब यह भी अच्छी फरमाइश है। अब तो बहुत देर हो गई है, ताजा मक्खन कहाँ मिलेगा? हमारे महल में भी मक्खन का निर्माण कोई नहीं करता। अगर तुम्हें मक्खन चाहिए था तो तुमने सुबह क्यों नहीं बताया? मैं यह बताना तो भूल ही गया था। क्या बाजार से मक्खन नहीं मंगाया जा सकता? सुनो सैनिक, तुम अभी बाजार की तरफ जाओ और मक्खन की खोज करो। महाराज के सैनिक मक्खन की तलाश में बाजार की ओर निकल पड़े। वो अभी रास्ते में ही थे कि उन्हें एक औरत दिखाई दी जो सर पर मटका रखी हुई थी। सैनिक चिल्लाकर बोला, ए युवती, तुम कहाँ जा रही हो? आज बाजार में मेरा मक्खन बिका ही नहीं, इसीलिए इसे वापस लेकर अपने घर जा रही हूँ। युवती की ये बात सुनकर सैनिक बहुत खुश हो गया। इसे यहाँ लेकर आओ, मैं इसे खरीद लेता हूँ। सैनिक जब उस औरत के साथ मक्खन लेकर महल पहुंचा तो अरुण बोला, पहले मैं इसकी जांच करना चाहता हूँ। मुझे शुद्ध ताजा मक्खन चाहिए। पता नहीं यह ताजा हो या नहीं। मुझे जब तक इस मक्खन की पूरी कीमत नहीं मिलेगी मैं किसी को भी मक्खन को हाथ लगाने नहीं दूंगी। ठीक है, हम सब इसे खरीद लेते हैं। मटके के अंदर झांककर फिर से अरुण बोला, यह तो ठीक लगता है, शुद्ध भी होगा। उसने सोने की प्रतिमा उठाकर घड़े के अंदर डाल दी।
महाराज ने उस युवती को उसके मक्खन की कीमत देते हुए कहा। लो तुम्हारे इस घड़े और मक्खन की कीमत। वो युवती महल से जाने वाली ही थी कि तब तक अरुण ने उसे फिर से आवाज लगाई। रुको रुको, मुझे इस मक्खन में कुछ गंध आ रही है। लगता है यह मक्खन खराब होने लगा है। इससे तो मूर्ति भी नहीं चमकेगी। मैं कल ताजा मक्खन लेकर अपना कार्य प्रारंभ करूंगा। तो अब मैं इस मक्खन का क्या करूं? अरुण ने घड़े से मूर्ति निकालते हुए कहा। तुम्हें तुम्हारे मक्खन की कीमत मिल चुकी है। अब तुम इसे खाओ चाहे फेंक दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। युवती ने वहां से घड़ा उठाया और चली गई। अगला दिन होते ही अरुण ने वो मूर्ति महाराज को दे दी। महाराज ने कई स्वर्ण विशेषज्ञों को बुलाया और उनसे पूछा। इसे देखकर बताओ कि सुनार ने इसमें से कितना सोना गायब किया है। स्वर्ण विशेषज्ञों ने मूर्ति को जांचना प्रारंभ किया। बहुत देर तक वो मूर्ति को जांचते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। क्या बात है, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? महाराज, इस मूर्ति में तो जरा सा भी सोना नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैंने स्वयं इसे सारा शुद्ध सोना दिया था और इसने मूर्ति भी मेरे सामने बनाई है। मैंने इसे महल में एक तिनका भी नहीं ले जाने दिया, तो यह कैसे हो सकता है? महाराज, यह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन यह जरूर बता सकता हूँ। यह मूर्ति पीतल की है। सोने का इसमें एक भी तिनका उपयोग नहीं किया गया है। यह तो आश्चर्य की बात है। मैंने तो आपसे पहले ही यह कहा था महाराज कि मैं यह कर सकता हूँ। तुमने तो यह मूर्ति मेरे सामने बनाई है, तो इसमें सोने की जगह पीतल कैसे आ गया? तुमने यह कारनामा कैसे किया? पहले आप मुझे यह वचन दीजिए कि आप सच्चाई जानने के बाद मुझे दंड नहीं देंगे। भरोसा रखो, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। वह स्त्री जो मटका भर मक्खन लाई थी, वह मेरी पत्नी थी, जो मेरे मक्खन की मांग करते ही उसी समय आ पहुंची थी। अरुण ने महाराज को अपने घर में हुए किस्से के बारे में भी बताया। आप ये क्या कर रहे हैं? मैं पीतल की मूर्ति बना रहा हूँ। आप पीतल की मूर्ति क्यों बना रहे हैं? आप तो सिर्फ शुद्ध सोने की वस्तुएं ही बनाते हैं। महाराज ने मुझे महल में रहकर शुद्ध सोने की मूर्ति बनाने को कहा है। वह मुझ पर कड़ी निगरानी रखना चाहते हैं ताकि कहीं मैं सोने में मिलावट या हेरफेर न कर दूं। परंतु जब मैंने कहा कि मुझे हेराफेरी करनी होगी तो मैं आपकी नजरों के सामने भी कर सकता हूं, तो वे मुझ पर नाराज हो गए और मुझे चुनौती दे दी। आप चुप क्यों हो गए? बताइए ना, महाराज ने आपको क्या चुनौती दी? उन्होंने मुझे चुनौती दी कि अगर मैंने उनके सामने सोने में हेराफेरी कर दी तो वे मुझे इनाम देंगे, और अगर मैं कड़ी निगरानी में हेराफेरी ना कर सका तो वे मुझे दंड देंगे। अरुण ने अपनी पत्नी को यह भी बताया कि वह क्या करे और महल कैसे पहुँचे। हम इस पीतल की मूर्ति को उस सोने की मूर्ति से बदल देंगे। यह कार्य महाराज के सामने ही करेंगे और उन्हें शंका भी नहीं होगी। ठीक है, हम वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा है। जब अरुण ने ये सारी बातें महाराज को बताई तो महाराज हंसकर बोले। वाह अरुण, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने हम सबको कैसे बुद्धू बनाया। तुम बहुत बुद्धिमान हो। आपने हमको माफ तो कर दिया ना महाराज। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अरुण। तुमने तो सब कुछ चुनौती के कारण किया है। मैं तो कभी मान नहीं सकता कि तुम मेरी आंखों में भी धूल झोंक सकते हो। वादे के अनुसार तुम्हें बहुत सारा धन दिया जाएगा।